गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं 11th क्लास के बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन का सारा जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था वो पूरा कवर किया है। अब इस लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को गो थ्रू करेंगे, जिसमें हम डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। हम उसके मेथड्स को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन किन किन मेथड से निकलता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने नोट्स साइड बाय साइड रखिए और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए और अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में भी आप बना के रखेंगे। उन्हीं नोट्स में अपनी लैंग्वेज में जो जो आपको लगता है कि ये की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये की टर्म आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बेटा ये इसका। सबसे पहले मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन समझेंगे कि डेप्रिसिएशन लगाने के तरीके क्या क्या होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लगाता है। ठीक है, कुछ लोग फिक्स अमाउंट हर साल फिक्स अमाउंट काटते हैं, कुछ लोग अलग अलग अमाउंट्स काटते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये अमाउंट आते कहाँ से हैं। ठीक है बेटा, इसके कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए हर चीज़ की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका मतलब है बेटा हर साल एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई ये कैसे निकालना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मेथड काम में लेते हैं, उसी को ही कहते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको समझेंगे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आर द डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर ऑन अ फिक्स एसेट। मैंने आपको पहले भी समझाया था, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगती है, वो भी टेंजिबल फिक्स एसेट पे। ठीक है बेटा, तो हम ये देखेंगे कि हमारे फिक्स एसेट पे जो टेंजिबल फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना कितना कट रहा है वो समझेंगे। चलिए, सबसे पहला मेथड आता है। हमारे पास दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड को इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। तो नाम अगर चेंज होके आए तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड पे आते हैं बेटा। सबसे पहले, इन दिस मेथड अ फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। इसका मतलब समझिए, इसमें क्या होता है बेटा, SLM के अंदर हर साल आप एक फिक्स अमाउंट अपने डेप्रिसिएशन के नाम पे काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मशीनरी की वैल्यू अगर 10,000 रुपये और इसका यूजफुल लाइफ लेट्स से 5 साल है, तो इसका हर साल डेप्रिसिएशन कितना कटेगा। ध्यान रखिएगा, SLM में हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो जाता है डेप्रिसिएशन। तो अगर ये 10,000 आपकी वैल्यू है और 5 साल आपको इसे चलाना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास पर ईयर का निकल के आ जाएगा 2,000 का डेप्रिसिएशन। आप हर साल 2,000 का डेप्रिसिएशन अपने PNL से उड़ाएंगे। ठीक है, PNL के डेबिट साइड से डालेंगे टू डेप्रिसिएशन के नाम पे, और बैलेंस शीट में से असेट में से हर साल 2,000 लेस करेंगे। इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखिए बेटा। डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या निकलता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है बेटा, जिस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगना है। मैंने आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से समझाया था कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, इसको हम कहेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिसपे डेप्रिसिएशन लगना है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है। इसका एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर अगर आपने उधार लिया है तो वेंडर। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर आप एसेट आपने खरीदा है तो आपकी एसेट बढ़ी है, इसलिए ये डेबिट हुई है। और बैंक से पेमेंट हुआ है तो क्या कहते हैं, बैंक से पेमेंट हुआ है तो ये आपका पैसा गया है, इसलिए क्रेडिट हुआ है। और अगर आपने उधार में खरीदा है, वेंडर से खरीदा है, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये आपको पता चल गया। तो ये एंट्री कैसे पास हुई ये क्लियर हुआ बेटा। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू वेंडर। अगर आपने मतलब कैश में पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है तो टू बैंक आ जाएगा। अगर आपने उधार खरीदा है तो वेंडर का नाम आ जाएगा। उसके बाद अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीनरी पे। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आपकी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब हमारी एसेट गिरती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो मतलब आप एसेट को क्रेडिट कर रहे हो।
तो अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब यहाँ क्या चल रहा है वो समझिएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और टू एसेट क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, दैट्स वाई इसको हमने क्रेडिट किया है। और डेप्रिसिएशन को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब उसके बाद अगर आप आपकी एसेट को बेच देते हैं एट द एंड ऑफ द, जब भी आपकी यूजफुल लाइफ खत्म हो रही है उस मशीन की, तो आप मशीन को बेचेंगे। ठीक है, भंगार के भाव भी बेचेंगे लेकिन बेचेंगे, तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। तो कुछ मिलेगा तो बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए ये डेबिट हुआ है। और आपकी एसेट पूरी तरीके से खत्म हो रही है या कम हो रही है, तो एसेट कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हमने यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री करी है, पहले आपने एसेट खरीदने की एंट्री करी है, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करी है, और एट द एंड एसेट को बेचने की एंट्री करी है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये वाली जो एंट्री है ना, ये सबसे आखिरी में होती है जब आप एसेट को, मतलब सपोज आपकी एसेट अगर 10 साल चलनी है तो ये 10th ईयर पे हो रही है ये एंट्री। उन 10 सालों में हर साल एक एंट्री कॉमन रहेगी, वो होगी ये सेकंड वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली एंट्री। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ये हर साल ये एंट्री होगी। ठीक है, आपकी एसेट खरीदने वाली भी एंट्री एक बार होगी, एसेट बेचने वाली एंट्री भी एक बार होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली एंट्री हर साल होगी, क्योंकि आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर आपने जो एसेट बेची उस पर आपको लॉस हो गया, ठीक है, लेट सपोज कि डेप्रिसिएशन काटने के बाद एट द एंड 10th ईयर पे आपकी मशीनरी का वैल्यू बचा है 60,000, पर वो बिकी ही 50,000 में, तो ये जो 10,000 का लॉस हुआ है उसको आप कैसे लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू एसेट। हमने एसेट पे हमें ये वाला लॉस हुआ है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ आपको। चलिए, और अगर 60,000 की मशीनरी बची और आपने उसको 70,000 पे बेच दिया तो 10,000 का फायदा हो गया, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या ये क्लियर हुआ बेटा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे अब अपन। आपका मशीन का कॉस्ट 1 लाख का है, स्क्रैप आपका 10,000 का है, लाइफ आपकी 5 साल की है। सबसे पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालेंगे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब किस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। और डेप्रिशिएबल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मशीन की जो कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो हमने यही किया है यहाँ पे, मशीन की कॉस्ट 1 लाख है, उसमें से 10,000 माइनस कर दिए, और यूजफुल लाइफ हमारी कितनी थी, 5 साल की, हमने 5 साल डाल दिया, तो हमारे पास पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आया 18,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, या फिर मशीनरी जो भी आपकी एसेट थी उसका नाम, और 18,000 की एंट्री हो जाएगी। हर साल 18,000 की एंट्री होगी। क्या ये आपको क्लियर हुआ। एक बार इन एंट्रीज को वापस से गो थ्रू कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले एक बार इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, आई होप आपने इसको गो थ्रू कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएलएम के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। हर साल एक ही अमाउंट से डेप्रिसिएशन कटेगा, सेम अमाउंट से। ठीक है बेटा, और एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब खत्म हो जाएगी तब हमारे पास उस एसेट का बुक वैल्यू 0 रह जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। एक बार आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो अब फिर वो हर साल वही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसमें माथाफोड़ी ज्यादा नहीं होती, ये बहुत सिंपल सा मेथड है। इसके एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, ठीक है, इजी टू अप्लाई है, और एक यूनिफॉर्म चार्ज देता है पीएनएल को। मतलब आप पीएनएल से सीधा एक अमाउंट हटा देते हैं, एक फिक्स अमाउंट हट रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, ये रिपेयर के जो इफेक्ट होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। नॉट सुटेबल फॉर एसेट वेयर एफिशिएंसी डिक्रीज विद टाइम, ऐसी एसेट के लिए ये सूटेबल नहीं है जिस एसेट का टाइम के साथ उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, ये उस चीज को कंसिडर नहीं करता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दीजिए, तो आप ये लिख के आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम समझेंगे कि ये अप्लाई एक्चुअल में कैसे होती है ये चीजें। चलिए समझते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है बेटा, 1 अप्रैल 2019 को
एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा 60,000 का और 1 अक्टूबर को उसी सेम ईयर में उन्होंने एडिशनल प्लांट खरीदा 18,000 का और 2,000 उसके इरेक्शन चार्जेस पे लगा दिए, मतलब उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस में लगा दिए। तो ये दूसरा वाला जो मशीनरी है वो कितने की बन गई? मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि कॉस्ट ऑफ असेट आप कैसे निकालोगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, उसको खरीदने का खर्चा प्लस उसको पुट टू यूज करने तक के जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे भी इसमें डाल देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 18,000 आया, उसके अलावा 2,000 का खर्चा और लगा है, तो सेकेंड वाली मशीनरी का वैल्यू हो गया 20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2021 द प्लांट परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब 1 अक्टूबर 2021 को हमने क्या किया, जो प्लांट हमने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा था वो खत्म हो गया, तो हमने उसको बेच दिया 27,000 में। ठीक है बेटा, और 1 जनवरी 2023 को एक नया हमने प्लांट खरीद लिया 64,000 का, एंड ऑन द सेम डेट, उसी सेम दिन पे 1 जनवरी को ही हमने जो 1 अक्टूबर 2019 पे जो प्लांट खरीदा था वो 10,000 में बेच दिया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमें 10% लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बेटा ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड SLM ही होता है। ठीक है, नाम चेंज होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें क्या दिखाना है, हमें प्लांट अकाउंट बना के दिखाना है कि प्लांट अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहले समझिए, इधर देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री। बेटा एक बार मेरे को एसेट खरीदने की एंट्री बोल के बताइए। एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमारे लिए यहाँ पे एसेट क्या है? प्लांट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्लांट के अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा बेटा 1 अप्रैल को, कितने से? 60,000 से। ठीक है, और आपने सेम ईयर 1 अक्टूबर को भी एक प्लांट खरीदा है 18+2 के नाम से। ठीक है, तो ये 20,000 का एक और प्लांट हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगना है 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहला प्लांट आपका 60,000 का था, उस पर 10% के हिसाब से साल भर का लगेगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदा है। तो 1 अप्रैल को खरीदा है तो साल भर का डेप्रिसिएशन है। तो 60,000 इंटू 10%, तो हमारे पास निकल के आया बेटा 6,000। ध्यान रखिएगा, एक फिजिकल कॉपी इन नोट्स की अपने साथ रखिए, क्योंकि जो वर्किंग मैं हैंड टू हैंड यहाँ कर रहा हूँ आपको आपके फिजिकल नोट्स में भी वो वर्किंग्स करनी है। अदरवाइज एट दी एंड क्या होगा, जब आप वो दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फिगर आया कैसे। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, एक फिजिकल कॉपी अपने साथ रखिए। सेकंड वाली एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो समझिए। सेकंड वाली एसेट आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ही आपने काम में ली है वो मशीनरी साल भर में से, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी बेटा 6 महीने का ही लगेगा। तो ये जो 20,000 की जो मशीनरी है उस पर 6/12 इंटू 10%, तो आपके पास 1,000 निकल के आएगा। ये आपको क्लियर हुआ कि ये 6,000 और 1,000 कैसे आया ये अमाउंट? तो ये टोटल मिला के इस साल का डेप्रिसिएशन 7,000 हो गया। आपकी टोटल एसेट थी, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 60,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो हमारे पास पहली मशीनरी का तो 54,000 आ गया। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये अमाउंट आया कैसे है। बेटा 60,000 में से 6,000 लेस करने पे 54,000 आया है, और ये 19,000 कैसे आया बेटा? ये 19,000 आया है 20,000 में से आपने 1,000 को लेस कर दिया है, तो आपका 19,000 आया है। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए नोट्स की, क्योंकि ये जितनी भी वर्किंग्स है ये मैं अभी लिख दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो बैलेंस आपका बचा है, ये बैलेंस वापस से ट्रांसफर कहाँ होगा? डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 54,000 एंड 19,000। अब इसके बाद इस साल तो कुछ ना हमने खरीदा है ना बेचा है, तो इन पे 10% लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा, आपने फिक्स कर लिया था अमाउंट 6,000 लगना है, 2,000 लगना है। इस जगह पे ऊपर देखिए 2020 मार्च 31 पे जो सेकंड मशीनरी थी 20,000 वाली, उस पे 1,000 ही लगा है डेप्रिसिएशन का, लेकिन वो तब लगा है जब वो 6 महीने काम में आई है। अगर साल भर काम में आती तो 2,000 लगता। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे?
फर्स्ट वाली मशीनरी पे तो 6000 पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हर साल सेम डेप्रिसिएशन लेस होता है, लेकिन सेकंड वाली मशीनरी पे 2000 लगेगा इस बार, क्योंकि इस बार ये पूरे साल भर काम में आई है। इसको कैसे निकाला है वो समझिएगा। 20,000 की आपकी मशीनरी थी, उस पर आपने 10% लगाया है। पिछली बार वाली में 10% लगाया था 20,000 पे, लेकिन वो आधे साल का था इसलिए आधा अमाउंट ही आया था। तो ये 6000 2000 कैसे आया आपको समझ आ गया। आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आपने उसके बाद बैलेंस सीडी निकाला। कैसे निकाला बेटा, 54,000 में से 6,000 लेस किए तो 48,000 आ गए हैं, और 19,000 में से 2,000 लेस किए तो आपके 17,000 आ गए हैं। आई होप यहां तक क्लैरिटी हुई है कि हम बैलेंसेस कैसे निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इसके बाद ये बैलेंस वापस से ट्रांसफर होगा इस जगह पे नेक्स्ट ईयर 2 बैलेंस बीडी के नाम से। एक तो आया आपका 48,000 और एक आया आपका 17,000, ठीक है। अब सेम अगेन यहां पे अब समझिएगा, आपने एक मशीनरी बेची है, कौन सी तारीख को बेची है वो समझिए। आपने एक मशीनरी बेची है 1 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। मतलब समझना, आपने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2021 में 6 महीने आपने इस मशीनरी को काम में लिया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, ठीक है। आपने ये मशीनरी बेच दी, लेकिन 6 महीने काम में लेने के बाद बेची है, तो अगर 6 महीने काम में लेने के बाद बेची है तो उस 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ फिर बेचो। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सबसे पहले आपने बेची कितने में, 27,000 में 1 अक्टूबर को, तो बाय बैंक अपनी एंट्री याद कीजिए बेचने की। मैंने आपको 5 एंट्रियां बताई थी, ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। उसमें से एक एंट्री थी मशीनरी को बेचने की। तो मशीनरी को बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। आपकी यहाँ पे एसेट प्लांट है तो आपने एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ठीक है। तो बाय बैंक आ गया 27,000 के नाम से। डेप्रिसिएशन आपका 6 महीने का ही कटेगा। और आपने बेची कौन सी मशीनरी है वो भी देख लीजिए। आपने 48,000, जो जिसका बुक वैल्यू 48,000 है, मतलब मशीनरी 1 बेची है आपने, उस पर साल भर का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था बेटा, फर्स्ट वाली मशीनरी पे साल भर का डेप्रिसिएशन लग रहा था 6,000, तो आधे साल का कितना लगेगा 3,000। चलिए देखते हैं। 60,000 वाली मशीनरी पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 3,000, ठीक है। तो आपको इस वाली पे लॉस हुआ है, और ये लॉस कैसे आया है मैं बताता हूं आपको, समझिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो भी वर्किंग मैं कर रहा हूं प्लीज आप इसको साइड में नोट करिए, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ध्यान में रहे। आपका बेटा बुक वैल्यू कितना बच गया था मशीनरी का जिस साल आपने बेची, 48,000, ओके। उसमें से आप इसमें सबसे पहले लेस करिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन था आपका 3,000 का, तो आपकी मशीनरी थी, आपका 3,000 का डेप्रिसिएशन था, तो आपका कितना बच गया यहाँ पे 45,000 आपका मशीनरी का वैल्यू बच गया। ये आपने बेच कितने में दी बेटा, बैंक में पैसा कितना आया, एक बार देख लेते हैं। हमने बेची है ये मशीनरी कितने में, 27,000 में। आपने ये मशीनरी बेची है 27,000 में, तो हमारे पास कितने बच गए, 18,000 का आपको लॉस हो गया, क्योंकि आपकी मशीनरी तो 45,000 की थी पर आपने तो 27,000 में बेच दी, तो ये लॉस हुआ है आपको, ठीक है बेटा। और इस लॉस की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ P&L। यहाँ पे आप चाहें तो वर्किंग नोट 1 को भी गो थ्रू करेंगे, मैं एक बार आपके साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको हैंड टू हैंड करके बता दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अब 31 मार्च के दिन क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक ही मशीनरी रह गई 20,000 वाली। 20,000 वाली पे डेप्रिसिएशन हमने 2,000 का लगाया, ठीक है। तो 20,000 वाली का एक्चुअल बुक वैल्यू तो 17,000 ही बचा था बेटा, तो 17,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो हमारे पास 15,000 बचा। ये 15,000 कहाँ ट्रांसफर होएगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 2 बैलेंस बीडी 15,000 बचा। इस साल हमने एक और नई मशीनरी खरीद ली, 1 जनवरी को हमने ये मशीनरी बेची और सेम डे ही हमने दूसरी मशीनरी खरीदी। कौन सी मशीनरी बेच रहे हैं हम, सेकंड वाली जो 20,000 वाली थी, वो मशीनरी हम 1 जनवरी को बेचेंगे। तो 1 जनवरी को हमने एक मशीनरी बेची 10,000 में, ठीक है। 1 जनवरी को बेच रहे हैं, विच मीन्स अप्रैल टू जनवरी, मतलब अप्रैल टू दिसंबर का डेप्रिसिएशन लगेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। बेटा मंथ्स में कंफ्यूज मत होना, आपको कैलकुलेशन समझनी होगी कि कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लग रहा है।
क्योंकि 1 जनवरी को हम बेच रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक तो हमने वो मशीनरी काम में ली है, उसका डेप्रिसिएशन तो हम काटेंगे ही काटेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम उसका डेप्रिसिएशन काटेंगे। मेरी बात समझिए, आपकी मशीनरी, मैं इधर वर्किंग कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, मैं इस चीज की वर्किंग यहां पे कर रहा हूं, समझिएगा। आपकी मशीनरी कितने की थी? 15,000 की मशीनरी थी, उसमें से लेस करना है हमें डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा 9 महीने का, 2000 पे 2000 का 9 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल लो, तो ये आ जाएगा बेटा 2000 इंटू 9/12, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन निकल के कितना आया है? 1500 रुपये। ठीक है बेटा, तो पहले 15,000 में से 1500 लेस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना रह गया? ये रह गया बेटा हमारा 13,500। और ये हमने बेच कितने में दी? समझिए, हमारी एसेट का वैल्यू तो 13,500 रह गया, और ये हमने बेच कितने में दी है बेटा? 10,000 में। 3,500 का लॉस, ये लॉस भी रिकॉग्नाइज करो यहाँ पे बेटा, हमने 3,500 का लॉस भी रिकॉग्नाइज कर दिया। अब 1 जनवरी को जो आपने यहाँ पे मशीनरी खरीदी है, उस पर अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है, तो 1 जनवरी को आपने काम में लेना शुरू किया, तो 31 मार्च तक का इस पे भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पे। 64,000 का 10% होता है बेटा 6400, 6400। ठीक है, और ये 1600 कैसे आया है, मैं आपको इसकी एक यहाँ पे वर्किंग बता देता हूँ। 6400 इंटू 3/12, तो ये 1600 का अमाउंट आया है। अब आप 6400 में से 1600 का अमाउंट लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचा हुआ आ जाएगा। हमारे पास 1 अप्रैल 2023 को हमारे प्लांट के अंदर 62,400 का प्लांट बचा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में आप समझेंगे उतना आपके लिए बेटर है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, कंसेप्चुअली पढ़िए, आपको समझ आएगा कि हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, कहाँ तक लगाते हैं और कब तक लगेगा। ठीक है, सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो ध्यान रखिए। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में आपको यहाँ पे दी है, आपकी हर एक वर्किंग हाथ से करके बताइए। हम चाहते तो हम इसके वर्किंग नोट्स भी देख सकते थे, पर आपके लिए बेटर ये है कि मैं इसको करके दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। तो आप हर एक वर्किंग को अपने हाथों से लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ये जो वर्किंग यहाँ पे हो रखी है मैंने साथ के साथ आपको कराई है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। प्लीज़ भूलिएगा मत, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन पे। ऑन 1 अप्रैल 2017 एक कंपनी थी जिसने प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 2 लाख का, और उसी कंपनी ने 1/1/2018 को एक नई मशीनरी खरीदी 10,000 की, और 1/10/2018 को 20,000 की खरीदी। समझ लिए, 1/1/2018 तो उसी साल में आ रहा था, लेकिन 1/10/2018 नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो गया है। ये तो है 17-18, ठीक है, ये भी 17-18 में आ गया, लेकिन ये 18-19 में गया। ध्यान रखिएगा, डेट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 17-18 में कौन कौन सी डेट्स आ रही है वो ध्यान में रखनी है, 18-19 में कौन कौन सी डेट्स आ रही है वो ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले इस करंट ईयर में हमने 2 ही मशीनरी खरीदी है। एक मशीनरी हमने खरीदी है 1/4/2017 में, और दूसरी मशीनरी हमने खरीदी है 1/1/2018 में। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारा जो करंट ईयर है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। ठीक है, तो इसके अंदर एक बात बताइए, इसके अंदर किस जगह पे ये 1/10/18 आ जाएगा? ये तो है ही नेक्स्ट ईयर का, ये तो इस साल का है ही नहीं, तो इसको तो हमें रखना ही नहीं है। ठीक है बेटा, क्या ये क्लियर हुआ? पर इसके अंदर ये 1/1/2018 वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन 1/7/2019 अ मशीनरी whose book value has been 30,000
एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 की थी ऑन 1/4/2017 वह सोल्ड फॉर 16,000। 1/4/2017 मतलब ये जो 2 लाख है ना बेटा, ये दो पोर्शन में थे। एक मशीनरी थी 1,70,000 की और एक मशीनरी थी 30,000 की। इस 2 लाख में ही दो पोर्शन हो रखे थे, ठीक है। एक मशीनरी 170 की थी और एक मशीनरी 30,000 की थी। तो उसने क्या किया, जो 30,000 वाला पोर्शन था वो बेच दिया। और कितने में बेचा है, 16,000 में। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेशन तो सही कर रहे हैं, ये जो भी है ना, ये दो पार्ट में बांटने वाला, ये वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा ताकि आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए, ठीक है। चलिए, एंड द एंटायर अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज 10% पर एनम पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। SLM मेथड से चार्ज होगा। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, एंड में प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर कैलेंडर ईयर बोला है तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर बोला है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अकाउंट्स आर ठीक है, हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। तो सबसे पहली चीज, हमने 2 मशीनरी खरीदी है 17-18 में। पहली मशीनरी 2 लाख की, दूसरी मशीनरी 10,000 की, ठीक है। पहली मशीनरी हमने खरीदी थी अप्रैल में, दूसरी खरीदी थी जनवरी में। तो पहली वाली मशीनरी पे साल भर का डेप्रीसिएशन और दूसरी वाली मशीनरी में जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने का डेप्रीसिएशन। तो पहली वाली में लगा 20,000 का डेप्रीसिएशन और दूसरी वाली में कैसे आया समझिएगा। 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, हमें 10 ही लगाना है ना, हाँ 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो ये 250 कैसे आया है, 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ये ऐसे आया बेटा। ध्यान रखिएगा 250 कैसे आया, 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं इसलिए, वरना लगता तो कितना 1,000, लेकिन अब 3 महीने का है तो 250 रुपये लगेगा। तो सबसे पहले 2 लाख में से 20,000 गए, 180 बच गया, और 10,000 में से 250 गए तो 9,750 बच गया। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा बेटा। हमने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया 180, 975, 9,750। अब हमारे बैंक में अक्टूबर 1 को हमने एक और नई मशीनरी खरीदी थी, कितने की, 20,000 की, वो हमारी ट्रांसफर हो गई है। चलिए, इधर हमने एंट्री कर दी 1 अक्टूबर की। अब वो जो 2 मशीनरी हैं उन पे पूरा पूरा डेप्रीसिएशन लगेगा, और थर्ड वाली मशीनरी पे 6 महीने का, 1 अक्टूबर को खरीदी है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का लगेगा बेटा, ठीक है। तो इस वाली मशीनरी पे 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा बस। तो यहाँ पे पहली वाली मशीनरी पे 2,000 पूरा लगेगा, दूसरी वाली मशीनरी पे 1,000 पूरा लगेगा, लेकिन तीसरी वाली मशीनरी पे 6 महीने का। मतलब ये अमाउंट कैसा है वो भी देख लीजिए। 20,000 पे हमें 10% देना था, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने ही लगेगा, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट आएगा, 1,000। बैलेंस कैसे निकालेंगे, 189,750 में से 20,000 लेस कर देंगे तो 160 आ गया, ठीक है। सॉरी माय बैड, कट। बैलेंस कैसे निकालेंगे बेटा, बैलेंस निकलेगा 180 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। 9,750 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 8,750 आ जाएगा, और 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, और यही बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होके आएगा, नेक्स्ट ईयर बैलेंस BD। आपने ये पूरा बैलेंस यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे हम एक मशीनरी जो 30,000 वाली मशीनरी है वो बेचेंगे। अब हमें यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो 30,000 वाली मशीनरी है, या तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं बेटा, या तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको पता है कि इस मशीनरी के 2 पार्ट है, तो आप शुरुआत से ही उन दोनों पार्ट का अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ट्रीटमेंट करते हुए चलो कि एक 70 पे काट रहे हो और सेकंड मशीनरी 30,000 की ट्रीट कर रहे हो। पर अब आपने उसको दोनों को एक ही रखा है, तो अब हमें वर्किंग में वो अलग अलग दिखाना होगा। तो यहाँ वर्किंग नोट में आइए, सबसे पहले आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी जो आपने बेची, 30,000 की थी, जिसमें फर्स्ट ईयर में तो आप पे लगा 3,000 का डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से, सेकंड ईयर में भी 10% के हिसाब से, और थर्ड ईयर में आप इसे कौन सी तारीख को बेच रहे हैं, जुलाई में, जुलाई के हिसाब से अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, 30,000 पे 10% के हिसाब से 3 महीने का डेप्रीसिएशन। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है वो समझेंगे। 30,000 इंटू 10% इंटू
3/12। ठीक है बेटा, आपके पास 750 आया, टोटल डेप्रिसिएशन आया 6750। 30,000 में से 6750 आपने लेस किया तो आपकी बुक वैल्यू कितनी बच गई? 23,250। मतलब आपका 30,000 की जो मशीनरी थी उसकी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ वैल्यू क्या बची? 23,250। पर आपने उसे बेच 16,000 में दिया, तो ये तो लॉस हो गया। और लॉस कितने का हुआ है? 7,250 का। तो अब हमारे पास लॉस भी है, कितने में बेचा वो भी है, सेम ईयर का डेप्रिसिएशन भी है। बस अब इसे अकाउंट्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे को पैसा मिला 16,000, वो हमने लिख दिया। हमारा डेप्रिसिएशन 750 का, वो हमने लिख दिया। और हमारा लॉस हुआ, वो हमने लिख दिया। अब समझेंगे, 30,000 की मशीनरी हमने बेच दी, तो अब कितने मशीनरी हमारे पास रह गई? 2 लाख की मशीनरी थी, उसमें से 30,000 की मशीनरी हमने बेच दी, तो 170 की मशीनरी रह गई। तो अब डेप्रिसिएशन 170 पे लगेगा, मतलब 170 का 10%। कितना होगा बेटा 170 का 10%? 17,000। 1,000 सेकंड मशीनरी का लगना ही है, 2,000 थर्ड वाली मशीनरी का लगना ही है। ऊपर पहले वाले में 2,000 की जगह 1,000 लगा था क्योंकि 6 महीने का था, अब तो साल भर का लगेगा, तो पूरा 2,000 लगेगा। हमारा बैलेंस निकल के आया। अब समझिए, ये सेकंड वाला एक बार वर्किंग नोट देखते हैं, ये बैलेंस आया कैसे? बैलेंस कैसे आया है? सबसे पहले 2 लाख में से 30,000 की मशीनरी माइनस करी, 170 आ गया बेटा। 170 में से डेप्रिसिएशन आपने 3 साल का उड़ा दिया 10% के हिसाब से, जो कि बनता था 51,000 17 के हिसाब से। ठीक है बेटा, 17 एकम 7 34 7 51। ठीक है, 51,000 का आपने बैलेंस उड़ा दिया, तो आपके बैलेंस कितना बच गया? 1,19,000 का। वो बैलेंस आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरे का बैलेंस आप लिख ही देंगे। आई होप कि ये प्रैक्टिकल्स आपको समझ में आए हैं बेटा। ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने हो सकते थे उतने हाई एंड वाले प्रैक्टिकल होते हैं वो लिए, कि बच्चे क्या है, छोटे छोटे प्रैक्टिकल जो शुरुआत वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, वो करते हैं तो उनको लगता है वो आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल्स कुछ इसी तरीके के लेने की मशीनरी आ भी रही है, सेम टाइम पे कोई मशीनरी बेच भी रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन बढ़े। कन्फ्यूजन बढ़ेगा, जितने ज़्यादा ये कन्फ्यूजन बढ़ाने वाले क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कौन सी तारीख कौन से ईयर में आती है, ठीक है, कौन सा मंथ कौन से ईयर में फॉल कर रहा है। बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन क्वेश्चंस को। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक बात और समझिए, कोई भी क्वेश्चन एक बार करने से नहीं आएगा, आपको हर क्वेश्चन 5 बार करना होगा। 5 टाइम इज अ बेयर मिनिमम जो आपको करना है। ठीक है, एक बार करेंगे उसको करने में 30 मिनट लगेगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पकड़ते हैं उसको करने में 30 मिनट लगेगा। जब सेम क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे तो मेरी गारंटी है उस सेम क्वेश्चन को करने में आपको 25 मिनट से लगेंगे। जब आप थर्ड टाइम करेंगे तो वो क्वेश्चन में भी 17 to 18 मिनट्स में हो जाएगा, और जब आप सेकंड टाइम करेंगे तो वो वापस से ये मान के चलिए 10-15 मिनट का लेगा। आप विदिन 10 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट बेयर मिनिमम 5 टाइम आपको रिक्वायर्ड है ही है। आपके पास बहुत इनफ टाइम है, आप लग के मेहनत कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, हमारे पास मॉड्यूल है, आप हमसे वो प्रैक्टिकल्स ले सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आप ले सकते हैं। प्लीज घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आज इस लेक्चर में हमने SLM को पूरा कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस WDV मेथड। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि पिन कमेंट में होगा, तो आप उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।